Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। रीड शिक्षक भर्ती हेतु एजुकेशन साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान व शिक्षण विधियों का टेस्ट नंबर 28 लेकर आया हूं साथियों। पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन हैं और आज के क्वेश्चन विशिष्ट है, बहुत ही अच्छे हैं। पूरे ही 30 क्वेश्चन हैं न्यू पैटर्न पर आधारित। टारगेट 25 क्वेश्चन का होना चाहिए, 25 या 25 प्लस। तो मित्रों वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने शिक्षण विधियों का एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें 20 क्वेश्चन है दोनों लेवल के लिए। अगर वो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, यह व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है, इसका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है और यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करती है। तो मित्रों, शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे उचित अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा रहेगा? जी हाँ, अगर आप चौथे विकल्प पर हो तो आप बिल्कुल सही हो साथियों, कि यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। चौथा ही विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 1 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। मित्रों लेकिन एक और सूचना मैं आपको दे दूं, इस टेस्ट के बाद में आपके आरबीएससी की जो क्लास 6 की जो बुक होती है सामाजिक की, उसके अंदर सामाजिक के भी 3 पार्ट है, जिसमें भूगोल की बुक है क्लास 6 की, उसमें 7 यूनिट है। उन 7 यूनिटों से अंदर से क्वेश्चन 60 क्वेश्चन बनाए गए हैं, 60 प्रश्न। तो उनको जरूर देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि वो गोल्डन क्वेश्चन आप कह सकते हो साथियों दोनों लेवल के लिए। चलिए प्रश्न नंबर 2 आप पे आएंगे, इसके बाद आ रहा है वो वीडियो। एक शिक्षिका अपने छात्रों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करते हैं? पहला है सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, मनोरंजन द्वारा अधिगम, भाषा निर्देशित अधिगम और प्रतियोगिता आधारित अधिगम। तो मित्रों, शिक्षिका है, छात्रों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, समूह चर्चा, समूह परियोजना, तो ये भूमिका निर्वाह, ये सभी चीज़ें सामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत आती है। इसलिए सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम ये इस चीज़ को उजागर कर रहा है। प्रथम विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 2 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। मित्रों तीसरा क्वेश्चन, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूल्य शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। यह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है और उपरोक्त सभी। तो मित्रों, जो परीक्षा प्रणाली है इसके स्थान पर सीसीई ने स्थान लिया है, तो इसके क्या कारण है? ये परीक्षा से श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि संज्ञानात्मक क्षेत्र का भी मूल्यांकन होता है, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मतलब संज्ञानात्मक क्षेत्र के अन्य के साथ अन्य चीजें जुड़ी हुई है उनका भी मूल्यांकन व्यापक क्षेत्रों में होता है सतत रूप से, और उपरोक्त सभी। तो ये सही है, मतलब तीनों ही कथन यहाँ पर सही है साथियों। ठीक है, चौथा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 3 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। तो मित्रों चौथा क्वेश्चन क्या है? उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। चिंतन उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य। तो सभी ने सुन रखा होगा भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य। बीएस ब्लूम याद आया सभी को? मित्रों इन ये तीनों प्रकार तो बताए हैं, लेकिन चिंतन उद्देश्य नहीं बताया है, इसलिए आपका प्रथम विकल्प सही है। ऐसा कोई शिक्षण का प्रकार नहीं बताया गया है उद्देश्यों के आधार पर। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 4 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पर आएंगे। एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत में किस अवस्था में कर्तव्य परायणता गुण उत्पन्न होता है? आस्था बनाम अनाशा, पहचान बनाम संभ्रांति, परिश्रम बनाम हीनता और स्वायत्तता। तो मित्रों एरिक्सन ने जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है, कर्तव्य परायणता का गुण बालक में परिश्रम बनाम हीनता इसमें ही उत्पन्न हो जाता है साथियों। बालक परिश्रम करता है, लेकिन यदि वो असफल रहता है तो उसमें हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। तो परिश्रम कर रहा है वो, मतलब कर्तव्य परायणता का गुण यहीं पर उसमें उत्पन्न हो जाएगा।
तीसरा विकल्प आपका सही है साथियों प्रश्न नंबर 5 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 पर। तो मित्रों प्रश्न नंबर 6 है, सही है पहला विकल्प 4 या 5 वर्ष में बालक सिक्कों में अंतर करना, मानसिक विकास क्रमिक व जन्म से पूर्ण परिपक्वता तक चलता है, जीवन मृत्यु का संप्रत्यय प्रारंभिक बाल्यावस्था में विकसित होता है और स्कीमा का मतलब मानसिक संरचना का सामान्यीकरण है। तो मित्रों विकल्प देखिएगा, पहला विकल्प है उपरोक्त सभी सही है, दूसरा है बी और डी सही है, तीसरा है ए और डी सही है और चौथा है केवल बी सही है। तो मित्रों यहाँ पर देखिए स्कीमा का मतलब मानसिक संरचना का सामान्यीकरण, ये तो सही है, तो केवल बी को तो हम बाहर निकाल देते हैं। देखिए जीवन मृत्यु का जो संप्रत्यय है प्रारंभिक बाल्यावस्था में विकसित हो जाता है बालक में, तो ये भी सही है साथियों। तो मतलब सी भी सही है, डी भी सही है। अब 4 या 5 वर्ष में बालक सिक्कों में अंतर करना भी आरंभ कर देता है, ये भी सही है। तो मानसिक विकास जो है वो क्रमिक होता है, क्रमिक इस प्रकार से वह जन्म से पूर्ण परिपक्वता जब व्यक्ति में आ जाती है तब तक चलता रहता है। तो साथियों उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सही है। प्रथम विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 6 में, ये वाला प्रथम सभी वाला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आएंगे। निकट दूर सिद्धांत का विकास किस प्रकार का है? केंद्र से सिराओं की ओर, सिरों नहीं शिराओं की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, दोनों ओर बराबर और नीचे से ऊपर की ओर। तो देखिए निकट दूर का सिद्धांत कहता है, निकट दूर विकास का सिद्धांत, कि बालक का जो विकास है वो केंद्र से सिराओं की ओर होता है। कैसे होता है साथियों? सिराओं की ओर। प्रथम विकल्प सही है 7वें क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है? अभिवृद्धि, विकास, परिपक्वता और उन्नयन। तो आकार बढ़ना मतलब लंबाई चौड़ाई बढ़ना, वजन बढ़ना बालक का, तो ये अभिवृद्धि के अंतर्गत आ जाती है चीजें। अभिवृद्धि का मतलब क्या है? बालक के शरीर की लंबाई बढ़ना, बालक का वजन बढ़ना। साथियों ये आकार बढ़ने से इसका संबंध होता है। प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 8 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 9। विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था। तो मित्रों यहाँ पर देखिएगा ये जो 9वां क्वेश्चन है बड़ा ही डाउट वाला क्वेश्चन है साथियों, बड़ा ही डाउट वाला। मैं आपको बता दूं कि सीटेट में इस क्वेश्चन का आंसर बाल्यावस्था माना गया है। विकसित होती है यही लिखा हुआ था बिल्कुल, और यही क्वेश्चन था सेम ही बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन, कोई शब्द भी चेंज नहीं था और वहाँ पर आंसर बाल्यावस्था माना गया है। तो उसी आधार पर मैं आपको बाल्यावस्था यहाँ बता रहा हूँ। वैसे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी राय इस क्वेश्चन में क्या है मित्रों। जो आपके सोर्स वगैरह है उनसे आप बिल्कुल आपके अनुभव के आधार पर बता सकते हो। किशोर अवस्था इसमें कई जगह देखने को मिल जाता है, लेकिन सीटेट की ऑफिशियल आंसर की में बाल्यावस्था माना था, इसलिए मैं आपको बाल्यावस्था यहाँ पर बता रहा हूँ प्रश्न नंबर 9 में। बाकी आप इस क्वेश्चन के लिए कमेंट करके जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10। मैंने एक बच्चे को एक अवधारणा समझाने का प्रयास किया था पर वह इसे नहीं समझ पाया। कुछ वर्षों बाद मैंने उस बच्चे को इस अवधारणा को समझाने का प्रयास किया तो तुरंत समझ गया। ये किसका परिणाम है? अभ्यास का, संयोग का, परिपक्वता का, और संयोग 2 बार आ गया साथियों, एक जगह सहयोगिता और एक जगह संयोगिता। तो मित्रों देखिए आप किसी बच्चे को अवधारणा समझा रहे हो बार, लेकिन वो नहीं समझ पा रहा है, लेकिन कुछ वर्षों बाद वो ऑटोमेटिक उस चीज़ को समझ जाता है। मतलब वो अब क्या हो चुका है? परिपक्व हो चुका है, उसमें परिपक्वता आ चुकी है, जिसके कारण वो उस अवधारणा को आसानी से समझ गया साथियों। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा प्रश्न संख्या 10 में। जिसे मान लीजिए कक्षा 2 में एक बालक पढ़ रहा है, उसको आप जोड़ घटाव गुणा भाग सिखा रहे हो, लेकिन वो नहीं सीख पा रहा है। जब उसकी उम्र बढ़ जाती है और फिर सिखाओगे तो वो तुरंत सीख जाता है। तो ये किसके कारण होता है? ये होता है परिपक्वता के कारण। तीसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 10 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था है किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो मित्रों बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति किशोर अवस्था में चाहता है। वो जो व्यवहार करता है वो ये सोचता है कि मैं जो व्यवहार कर रहा हूँ समाज के लोग उसे सही माने, उसे स्वीकृति प्रदान करें। वो जो नियम बनाता है सभी समाज के लोग उसको माने,
ये ऐसा किशोर अवस्था में होता है मित्रों। प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 11 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था में उपयुक्त नहीं है? सामान्य खेलों के लिए आवश्यक कार्य कुशलताएं हैं सीखना, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तित्व आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और अपने हम उम्र के बालकों के साथ रहना सीखना। तो बिल्कुल वो उत्तर बाल्यावस्था में हम उम्र के बालकों के साथ रहना सीखता है, वो सामान्य खेलों के लिए आवश्यक कार्य कुशलताएं सीख लेता है, वो आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेता है उत्तर बाल्यावस्था में लगभग 10 से 12 वर्ष के आसपास में, लेकिन वो पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना ऐसा बाल्यावस्था में नहीं बल्कि किशोर अवस्था में होता है साथियों। दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 12 में, क्योंकि ये इसके लिए उपयुक्त नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है और विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। तो मित्रों देखिएगा, निरंतर तो चलने वाली प्रक्रिया है क्योंकि हमेशा चलती रहती है जब तक व्यक्ति की मृत्यु न हो जाए, तो ये तो विकास का सिद्धांत नहीं है। सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, ये भी गलत है क्योंकि अंतः संबंधित होती है। विकास हमेशा रेखीय नहीं होता है, रेखीय लिखा था ये, रेखीय नहीं होता है साथियों, बल्कि चक्राकार रूप में होता है। तो ये तीनों क्या है? गलत है। विकास का सिद्धांत क्या है? सभी की विकास दर समान नहीं होती है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है, भले ही यह निरंतर चलती रहे, सभी में चलती रहे, लेकिन सभी में अलग अलग प्रकार से। जैसे एक ही समय में जो जन्म लेने वाले बालक है उनकी विकास दर भी आपने अलग अलग देखी होगी साथियों। तो ये विकास का सिद्धांत है। 13वें क्वेश्चन में प्रथम विकल्प सही है। चलिए प्रश्न नंबर 14। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार को स्पष्ट नियम बताकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके और कैसे व्यवहार किया जाना है इस पर कठोर निर्देश देकर। तो कठोर निर्देश देना तो बिल्कुल गलत हो गया, तो इसको हम गलत कह देते हैं। धार्मिक शिक्षा के महत्व को देखकर ये भी बिल्कुल गलत है साथियों, क्योंकि पूर्ण रूप से धार्मिक शिक्षा के आधार पर ही बच्चा नैतिक मूल्य विकसित नहीं कर सकता, बल्कि नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में आप यदि उन्हें शामिल करोगे तो बिल्कुल ये कोहलबर्ग का मानना है कि ऐसे व्यवहार से बालक के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास हो सकता है। विकल्प नंबर 3 सही है साथियों प्रश्न नंबर 14 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूह में भी बेहतर सीखते हैं। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। इससे प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षक को बेहतर अवसर मिलते हैं और बच्चों की विकास दर विभिन्न होती है और वह विभिन्न तरीकों से ही सीखते हैं। तो मित्रों देखिए, व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में बात की जा रही है। तो बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वो भिन्न तरीके से सीखते हैं, इसलिए हमें बच्चों को जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हम कराते हैं उसमें व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण हो जाता है मित्रों। चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 15 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16। निम्न में से सही है। मैगजीन प्रशिक्षण पशु के व्यवहार का लेखाजोखा होता है। शेपिंग विभेदी पुनर्बलन व अनुक्रमिक उपगमन होता है। क्रिया प्रसूत अनुक्रिया में परिवर्त्य अनुपात अनुसूची में पुनर्बलन सर्वाधिक होता है और उपयुक्त सभी। तो साथियों ये जितने भी कथन किए गए हैं ये सभी कथन क्या है? सही है साथियों। 16वें में चौथा विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17। निम्न में से सही नहीं है। TOTE मॉडल द्वारा मानव व्यवहार को समझने का प्रयास मिलर, प्रीब्राम और ग्लांटर के द्वारा किया गया। संज्ञानात्मक प्रक्रिया ऐसे कूट संकेत उत्पादित करती है जिससे लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है। निस्सर का कहना था है ये। संज्ञानात्मक प्रक्रिया सक्रिय, दक्ष, विशुद्ध व एक दूसरे से संबंधित होती है और संज्ञानात्मक प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षणीय होती है। तो मित्रों कौन सा कथन सही नहीं है? देखिएगा, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सत्य है, लेकिन जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया प्रेक्षणीय, क्या आप उसका अवलोकन कर सकते हो, उसको देख सकते हो साथियों?
प्रेक्षणीय, प्रत्यक्ष रूप से देखना, प्रत्यक्ष रूप से संज्ञानात्मक प्रक्रिया को नहीं देखा जा सकता है। अर्थात चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 17 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 पर। वाटसन के अनुसार शैशवावस्था व सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी भी अवस्था की तुलना में अधिक होती है। इस कथन को ध्यान में रखकर शैशवावस्था में शिक्षा के आयोजन हेतु निम्न में से कौन सी क्रिया निषेध होनी चाहिए? आत्मनिर्भरता का विकास, जिज्ञासा संतुष्टि, मूल प्रवृत्ति दमन और क्रिया द्वारा सीखना। देखिएगा प्रश्न कह रहा है कि वाटसन ने कहा है कि शेष अवस्था में जब बालक होता है, छोटा बालक 0 से 6 वर्ष के अंदर, तो जो उसके सीखने की सीमा है और सीखने की जो तीव्र गति है वो अन्य अवस्थाओं की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें कौन सी क्रिया शेष अवस्था में नहीं करनी चाहिए शिक्षा देते समय बच्चों को? आत्मनिर्भरता का विकास भी करना चाहिए, उनकी जिज्ञासाओं की संतुष्टि भी करना चाहिए, उनको क्रिया द्वारा भी सिखाना चाहिए, लेकिन उनकी मूल प्रवृत्तियों का दमन हमें नहीं करना चाहिए साथियों। 18वें में तीसरा विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 सही है। बिस्रोटोनिया एवं एंडोमार्फिक व्यक्तित्व होता है। रोर्शा परीक्षण का 8वां कार्ड रंगीन होता है। केटल के अनुसार परोपकारिता सतहीशील गुण है और उपयुक्त सभी। तो मित्रों बिस्रोटोनिया और एंडोमार्फी दोनों ही व्यक्तित्व के प्रकार है। रोर्शा परीक्षण में 8वां कार्ड रंगीन ही होता है। केटल ने जो शील गुण बताए उसमें परोपकारिता को सतहीशील गुण ही बताया है, मतलब उपयुक्त सभी वाला विकल्प यहाँ सही है प्रश्न संख्या 19 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 सही है। आइंजैक ने पुस्तक द साइंटिफिक ऑफ पर्सनालिटी 1952 में व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। बिल्कुल जैसे अंतर्मुक्ता व बहिर्मुक्ता, अंतर्मुक्ता बहिर्मुक्ता, फिर इसके मनस्तापिता, सांवेगिक स्थिरता और एक और प्रकार बताया था साथियों। बिल्कुल 3 ही प्रकार बताए। एडलर ने गाथापरक उद्देश्यहीनता का भाव सृजनात्मक आत्म पर बल दिया है। एरिक्सन ने कर्मकांड अनुसरण पर बल दिया है और उपयुक्त सभी। तो जी हाँ, सभी कथन यहाँ पर सही है साथियों। चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 20 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 सामान्य व्यक्तित्व में होता है इड व सुपर ईगो में समन्वय, इड व ईगो में संतुलन, सुपर ईगो व ईगो में संतुलन और इड ईगो व सुपर ईगो में पूर्व संतुलन। तो मित्रों एक जो सामान्य व्यक्ति है वो इड ईगो सुपर ईगो सभी में वो पूर्व संतुलन बनाकर रखता है, सभी में आवश्यकता के अनुसार कार्य करता है साथियों वो, इसलिए चौथा विकल्प ही यहाँ सही रहेगा 21 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है और यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशीलता की विशेषता है। तो मित्रों बुद्धि के बारे में जो कथन सत्य नहीं है, देखिए व्यक्ति की मानसिक क्षमता को ही बुद्धि कहते हैं। बिल्कुल सामंजस्य स्थापित करने में हमें ये सहायता प्रदान करती है। जो व्यक्ति का व्यवहार है उसमें किस तरह की गुणवत्ता है उससे भी आप बुद्धि का आकलन कर सकते हो, लेकिन अपरिवर्तनशील और स्थायी बिल्कुल ऐसा नहीं है, परिवर्तनशील है साथियों। चौथा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 22 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 प्राय बालकों की बुद्धि लब्धि का मापन किया जाता है अवाचिक सामूहिक बुद्धि परीक्षणों द्वारा, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि के परीक्षणों द्वारा और वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि के परीक्षणों द्वारा। तो मित्रों अधिकतर मापन जब करते हैं बुद्धि का तो वहां पर अवाचिक सामूहिक बुद्धि परीक्षणों के द्वारा बुद्धि लब्धि का मापन किया जाता है साथियों। अवाचिक का मतलब हम इसको यूं कह सकते हैं जो लोग शिक्षित नहीं होते हैं उनके लिए भी, सामूहिक एक साथ कई लोगों के ऊपर। तो साथियों प्रथम विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 23 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए, अशिक्षित वर्ग के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए और शिक्षित व अशिक्षित दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए। तो मित्रों मेन मुख्य रूप से तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण अशिक्षित वर्ग के लिए होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अशिक्षित के ऊपर ही प्रयोग करें। इनका प्रयोग आप शिक्षित पर भी कर सकते हो और अशिक्षित पर भी कर सकते हो।
बुक में इसका दूसरा आंसर दे रखा था, लेकिन इसका चौथा आंसर राइट है साथियों, क्योंकि मेन रूप से ये अशिक्षित के लिए बनाया गया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अशिक्षित के ऊपर ही प्रयोग करेंगे, बल्कि शिक्षित के ऊपर भी अशाब्दिक का प्रयोग कर सकते हो मित्रों। अशाब्दिक का मतलब क्या हुआ? अभाषाई, मतलब जिसमें कुछ कार्य करना हो, तो कार्य तो फिर शिक्षित भी कर सकता है। इसलिए यहाँ चौथा विकल्प सही है 24 में। बाकी बुक में दूसरा विकल्प दे रखा था साथियों। कमेंट कर सकते हो इस क्वेश्चन के लिए भी आप, 24 के लिए भी, बट मेरा मानना है चौथा विकल्प राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25। उपलब्धि प्रेरक के बारे में सही नहीं है। मैक्लेलैंड व एटकिंसन के अध्ययन किया। उपलब्धि प्रेरक बालक असफलता पर स्वयं को दोषी ठहराते हैं। यह बालक उन क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं जिनके परिणाम पर नियंत्रण हो, और कठोर वातावरण में यह प्रबल होता है। तो मित्रों देखिए, उपलब्धि प्रेरक के बारे में एटकिंसन और मैक्लेलैंड ने ही बताया था। बिल्कुल ये तो सत्य है। उपलब्धि प्रेरक जिन बालकों में पाया जाता है, जब उनको असफलता मिलती है तो बिल्कुल वो स्वयं को दोषी ठहराते हैं कि नहीं यार, मैं इस चीज़ को कर नहीं पाया, मेरी गलती है जो ये कार्य पूरा नहीं हुआ। तो ये भी कथन सत्य है। जिन बालकों में उपलब्धि प्रेरक पाया जाता है, ये उन क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं जिनके परिणाम कैसे हो? नियंत्रित हो साथियों। तो तीनों ही कथन तो सत्य है, लेकिन कठोर वातावरण में यह प्रबल होता है, ऐसा नहीं है साथियों। चौथा विकल्प सही है। कठोर वातावरण बच्चों के लिए सही नहीं है, चाहे उपलब्धि प्रेरक वाले ही बच्चे हो। चौथा विकल्प 25 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26। निम्न में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लेना चाहिए? पुरस्कार, मिलजुल कर काम प्रवृत्ति को रोचक बनाना, और बच्चों के अनुभवों से जोड़ना। अनुभवों से भी जोड़ना चाहिए, प्रवृत्ति को रोचक भी बनाना चाहिए। जो बच्चों में काम करवाया जाता है, बच्चों से कार्य दिया जाता है, तो मिलजुल कर उनसे कार्य करवाएं, ये तो सही है। लेकिन पुरस्कार देना ये सही नहीं माना जाता है साथियों, अधिगम को प्रेरित करने के लिए। प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 26 में पुरस्कार भी एक पुनर्बलन का कार्य करता है, लेकिन इसको सही नहीं माना गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह किस सिद्धांत को दर्शाती है? व्यक्तिगत विभिन्नता, अंतः संबंध, निरंतरता, और सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो मित्रों सीमा तो हर पाठ को जल्दी सीख रही है और लीना समय ले रही है, तो दोनों में व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण ऐसा हो रहा है, क्योंकि सभी का विकास अलग अलग तरीके से होता है। अभी हमने उस क्वेश्चन को देखा था। ये प्रथम विकल्प सही है 27 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28। देखिएगा मित्रों, इस क्वेश्चन के बारे में और बता दूं कि सब बालक अपने अपने तरीके से सीखते हैं, अपने अपनी गति होती है। कोई बालक किसी कार्य को बहुत जल्दी सीख लेता है, कोई टाइम लेता है साथियों। 28। निम्न में से कौन कौन से पिछड़े बच्चों की समस्याएं होती है? कम शैक्षणिक योग्यता, संवेगात्मक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, और उपरोक्त सभी। तो जो पिछड़े बालक हैं उनको सामाजिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। कम शैक्षणिक योग्यता होती है, संवेगात्मक समस्या आती है, उपरोक्त सभी वाला विकल्प यहाँ सही है साथियों प्रश्न नंबर 28 में। चलिए आगे बढ़ेंगे 29 पर। एक छात्र जो हमेशा नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों की खोज करता है, वह शिक्षक व सहपाठियों से तर्क वितर्क करता रहता है। वह होता है समस्यात्मक बालक, औसत बालक, हठी बालक, प्रतिभाशाली बालक। तो हठी बालक तो आप उसको कह नहीं सकते, तर्क वितर्क करना कोई हठी बालक तो है नहीं। औसत बालक इतना आगे जा नहीं पाता है कि नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों की खोज कर रहा है। शिक्षक और जो साथ पढ़ने वाले हैं उनसे तर्क वितर्क कर रहा है, तो ऐसे बालकों को प्रतिभाशाली बालक कहते हैं साथियों। तीसरा विकल्प सही है। अंतिम और 30वां क्वेश्चन। चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों, और बेल आइकन मित्रों और बेल आइकन पे ऑल करके रखिएगा, तभी आपके पास नए नोटिफिकेशन आएंगे वीडियो के। जो नए वीडियो में डालता हूँ उसके नोटिफिकेशन कब आएंगे? चैनल को सब्सक्राइब होना चाहिए, बेल आइकन दबाना चाहिए और ऑल पे होना चाहिए, तभी आपके पास नोटिफिकेशन मिलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 30 और अंतिम क्वेश्चन। इसके बाद जो वीडियो आ रहा है अटेंड करना मत भूल जाना। सामाजिक का है, बहुत मेहनत करके बनाया है, 60 क्वेश्चन बनाए गए हैं, पूरी ही बुक एक ही वीडियो में साथियों। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 60 क्वेश्चन है उसके। पावलोव के अनुबंध प्रयोग में केवल ध्वनि की उपस्थित करने पर होने वाले अनुक्रिया को कहते हैं? अनानुबंधित प्रक्रिया,
अनुबंधित अनुक्रिया, अव्यक्त अनुक्रिया और अदृश्य अनुक्रिया। तो देखिए केवल ध्वनि ही बजा रहे हो फिर भी अनुक्रिया हो रही है लारकाना, तो उसको अनुबंधित अनुक्रिया के नाम से जाना जाता है। कितने हुए कमेंट करके जाइए पहले तो, 25 हुए या 25+। अगर हो गए तो भाई काम बहुत शानदार चल रहा है, बहुत ही शानदार, और नहीं हुए तो फिर और अच्छा करने की ज़रूरत है। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा प्यार देने के लिए।